हेलो दोस्तों, त्रिलोक इनोवेशन चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने अभी तक जितना सिलेबस मैंने सिस्टमेटिकली कराया है और जो भी क्लासेस मैंने कराई है उसके आपने प्रॉपरली नोट्स बनाए होंगे पिछली सारी क्लासेस को देख के। सेल एंड बैटरी का जो चैप्टर चल रहा था इसमें मैं ऑलरेडी 4 क्लासेस करवा चुका था। अब आज हम 5वीं क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। इस क्लास के बाद धीरे धीरे इस चैप्टर्स को हम कंप्लीट करेंगे और ऐसे ही सिस्टमेटिकली पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। तो आप कोई भी एग्जाम देंगे, मतलब जैसे कि चाहे आईटीआई का एग्जाम हो या आपका टीओ का एग्जाम हो या आपका मतलब व्यापम सब इंजीनियर का एग्जाम हो, मतलब जो भी आप एग्जाम देंगे वो सारे के सारे एग्जाम, मतलब जितने की सारे के सारे जो एग्जाम है, चाहे आप एलए का दे दें, टीए का दे दें, प्लांट असिस्टेंट का दे दें, यूपीपीसीएल टीजी2 का दे दें, मतलब आप जितने भी एग्जाम देंगे ना उसके लिए मेरा जो डाटा है, मतलब जितना मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को दे रहा हूं ना, वो पूरा का पूरा सफिशियंट रहेगा। ये बात समझ में आई। चलिए अब हम पुराने जितने भी मैंने जैसे क्लासेस जितनी भी सेल एंड बैटरी की कराई थी, तो अब इस सेल की जो 5वीं क्लास है इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों, आज हमको इस यहाँ पे मैं आपको आज दोनों के दोनों सेल डिस्कस करा दूंगा। ये सेल कौन कौन से हैं? एक आपका डेनियल सेल है और दूसरा आपका लेक्लांची सेल है। तो हम इन सेलों को डिस्कशन करने वाले हैं। मैं यहाँ पे है ना, मतलब कि है ना, शॉर्ट एंड ब्रीफ जिसको बोलते हैं ना, एक मतलब कि टू द पॉइंट वाली बात है, मतलब ज्यादा इधर उधर की बात है नहीं, टू द पॉइंट वाली बात है मैं क्लियर कराऊंगा जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती है और वो आपकी सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेनियल सेल की। देखिए दोस्तों, किसी भी सेल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे ज्यादातर 4 से 5 जगह से क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई उसका एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ना, कहां पे वो यूज होता है और कितना वोल्टेज जनरेट करता है। अगर आपको इतनी सारी बातें क्लियर है तो ये मान के चलना कि आपका सेल कंप्लीट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेनियल सेल की। तो दोस्तों, डेनियल सेल में अगर मैं बात करता हूं तो डेनियल सेल का जो एनोड है वो कॉपर के बर्तन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? कॉपर का एक बर्तन रहता है, उसका बना होता है। दूसरी बात, अगर हम इसके कैथोड की बात करें तो कैथोड इसका किसका बना होता है दोस्तों? जिंक का बना होता है। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? किसी भी प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए एक घोल की जरूरत पड़ती है जिसको हिंदी में विद्युत अपघट्ट कहते हैं, है ना, पूरे के पूरे सेल में केमिकल रिएक्शन कराने के लिए। तो यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोलाइट अपना कौन सा है दोस्तों? कॉपर सल्फेट। कौन सा है? कॉपर सल्फेट। अब मैं बात करूं कि ये कितना वोल्टेज जनरेट करता है दोस्तों? डेनियल वोल्टेज जो जनरेट होता है ईएमएफ वो 1.1 वोल्ट होता है। कितना होता है दोस्तों? 1.1 वोल्ट। अब हम बात करते हैं ध्रुवाच्छादन। भाई सेल में आपने देखा होगा दो प्रकार के दोष थे, एक पोलराइजेशन था, है ना, और एक आपका लोकल एक्शन था। दो टाइप के दोष थे जो मैंने आपको पिछली क्लासेस में आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि ध्रुवाच्छादन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे अपने को केवल इतना समझना है कि जो ध्रुवाच्छादन का दोष है उसको अगर अपन को खत्म करना है तो उसके लिए हम कॉपर सल्फेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे दोस्तों? कॉपर सल्फेट का। ये पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि किसका यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सेल का उपयोग कहाँ है, मतलब कहाँ यूज करते हैं। क्या लिखा हुआ है? कांस्टेंट वोल्टेज लेबोरेटरी। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि ये सेल, मतलब कि डेनियल सेल ऐसी जगह लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं जहां पे हमको एक कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, मतलब यहाँ वोल्टेज वेरिएशन ना करें। ये बात समझ में आई? ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की। दोस्तों, ये जो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है ये कितना है? 2 ओम से लेके 6 ओम। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो आपका सेल के अंदर का जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा हुई तो क्या होगा? करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। इंटरनल रेजिस्टेंस की ज्यादा वैल्यू होगी, करंट की वैल्यू कम हो जाएगी और सेल के अंदर इंटरनली लॉसेस ज्यादा होंगे और लॉस ज्यादा होने के कारण इसका प्रॉपरली आउटपुट नहीं निकल के आ पाएगा। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 2 ओम से लेके 6 ओम तक। अब बात करते हैं एनोड में रिएक्शन। देखो दोस्तों, मैं रिएक्शन है ना जितने भी सेल पढ़ाऊंगा, जहां जहां पेपरों में रिएक्शन जिस जिस सेल की पूछी गई है केवल हम उसी सेल की रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, बाकी सेल की जबरदस्ती की डिस्कशन नहीं करेंगे। अननेसेसरी अपने नोट्स में है ना सिस्टमेटिकली पॉइंट ना बढ़ाएंगे, ठीक है ना? इतना पॉइंट क्लियर हुआ? चलिए अब हम बात करते हैं एनोड रिएक्शन। एनोड रिएक्शन में देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम कॉपर सल्फेट को, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इनसे अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या हो जाएगा? H2SO4। ये तो यहां आ जाएगा H2SO4 प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है? Zn प्लस H2SO4। Zn प्लस H2SO4, तो ZnSO4 ये आ जाएगा और प्लस 2H, मतलब कि ये हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी। क्या बाहर निकल जाएगी? हाइड्रोजन। क्या ये बात समझ में आई? चलिए अब हम बात करते हैं नए सेल की, दैट इज लेक्लांची सेल। लेक्लांची सेल क्या होता है? भाई सबसे पहली बात तो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए ना वो मैंने सबसे पहले ही लिख दिए। मेरे पेपर में ये क्वेश्चन गलत हुआ था
ईपीपीसीएल आरबीएनएल का जब मैंने पेपर दिया था तो उसमें ये पूछा था कि ऐसा कौन सा सेल है जो पहला क्षारीय सेल कहलाता है। मैं कंफ्यूज हो गया यार, क्योंकि मैंने इतने सारे सेल पढ़ रखे थे, इतने सारे पॉइंट्स पढ़ रखे थे, मैं यही नहीं सोच पाया कि एक्चुअली में ऐसा कौन सा सेल है। तो मैंने अब ये जो नोट्स आपके बनवा रहा हूँ वो सीधे के सीधे पेपर के थ्रू ही आएंगे। पहला क्षारीय सेल कहते हैं, किसको कहते हैं भाई? लैग्रांची सेल को। दूसरी बात, ये पहला कार्बन सेल भी कहलाता है। कार्बन सेल पहला क्यों कहला रहा है कि यही एक सेल है जहां से कार्बन की एंट्री हुई एनोड के रूप में। किसके रूप में एंट्री हुई? एनोड के रूप में। तो यहाँ पे पहला तो ये क्षारीय सेल है, ये बात समझ में आई। ये कैसा सेल है? पहला क्षारीय सेल। दूसरा, पहला कार्बन सेल है। तीसरा, एनोड और कार्बन। इसका एनोड जो है वो कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? कार्बन का। अब हम बात करते हैं कैथोड की। कैथोड इसमें किसका है? जिंक का। कैथोड किसका बना होता है? जिंक का। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इसमें अमोनियम क्लोराइड का होता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब विद्युत अवघट। अगर मैं इसमें विद्युत अवघट की बात करूं तो इसमें हम अमोनियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका ईएमएफ। ईएमएफ ये कितना जनरेट करता है दोस्तों? 1.46 वोल्ट। कितना जनरेट करता है? 1.46 वोल्ट। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन। अगर हमको इसमें पोलराइजेशन खत्म करना है तो हम मैग्नी डाइऑक्साइड में कार्बन के पाउडर को मिला देते हैं। मतलब इन दोनों के पाउडर का उपयोग करते हैं, मैग्नी डाइऑक्साइड और कार्बन की चूर्ण को मिक्स कर लेंगे, तो इससे हम पोलराइजेशन की समस्या को खत्म कर देंगे। अब हम बात करते हैं आरआई। आरआई का मतलब यहां पे होता है दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है 1 ओम से लेके 5 ओम तक। कहां तक होता है दोस्तों? 1 ओम से लेके 5 ओम तक। अब हम बात करते हैं कि उपयोगी, ये सेल कहां उपयोग किए जाता है, मतलब इसका यूज कहां होता है। तो इस सेल का यूज सबसे पहले रुक रुक कर धारा देता है। मतलब कि ये बात का मतलब ये है कि हम इस सेल का उपयोग, मतलब कि जो लैग्रांची सेल है ना, इसको हम कभी भी कंटिन्यूअसली करंट लेने के लिए उपयोग नहीं करते। अब भाई हमको ऐसी जगह सोचनी पड़ेगी कि कहां पे इनका उपयोग रुक रुक के धारा लेने के लिए होता है। तो भाई आप सोच सकते हैं इलेक्ट्रिक वेल। जब विद्युत घंटी की अगर आप बात करते हैं तो विद्युत घंटी को आप ऐसा तो है नहीं कि खटका दबाया और पूरे टाइम दबी ही रहती है, ऐसा तो नहीं होता ना। इसलिए इसका उपयोग पहले खटका दबाया फिर छोड़ दिया, फिर खटका दबाया फिर छोड़ दिया। मतलब वहां पे हमको कंटिन्यूअस करंट ना यूज होते हुए हम वहां पे कैसी करंट यूज करते हैं? धीरे धीरे। ये बात समझ में? रुक रुक के। दूसरा, फ्लैश लाइट। फ्लैश लाइट में भी जब आप कैमरे से फोटो खींचते थे पुराने जमाने में तो खट से फ्लैश, एक बार करंट आई, एकदम से करंट आई और कहानी खत्म हो गई उसकी। तो फ्लैश लाइट में भी रुक रुक के करंट के उपयोग की जरूरत पड़ती है। देखो घंटी भी लिखा हुआ है। और कम्युनिकेशन डिवाइस, जैसे कि आपने देखा होगा वॉकी टॉकी वगैरह है, इसमें हम ऐसा तो है नहीं कि घंटों बात कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो हम कभी कभी थोड़ी थोड़ी देर बात करके फिर बंद कर देते हैं। मतलब जब जरूरत पड़ी तब करंट की जरूरत पड़ी, जब नहीं है तो नहीं पड़ी। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे हम इंटरमीडिएट करंट का उपयोग करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? मुझे लगता है सेल के मैंने दोनों के दोनों सेल बहुत अच्छे से समझाए हैं। इसमें मैंने वही पॉइंट को डिस्कस किया जो पेपर में सीधे सीधे पूछे जाएंगे। अननेसेसरी की फालतू की बातें इसमें नहीं डली हैं। अब मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इनको आगे नोट्स बनाते जाएं और सिस्टमेटिकली पूरा का पूरा समझते जाएं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हेलो दोस्तों, देखिए जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले जो सेल पढ़े थे वो सेल कौन कौन से थे? मैंने एक तो पहले डेनियल सेल पढ़ाया था और लैग्रांची सेल पढ़ाया था। अब हम थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। वो सेल कौन कौन से हैं अब हम कंटिन्यू में पढ़ेंगे। एक तो ड्राई सेल और दूसरा पढ़ेंगे हम मरकरी सेल। सबसे पहली बात हमारी ये आती है कि हम ड्राई सेल को ड्राई सेल क्यों कहते हैं। देखिए पुराने जितने भी आप सेल देख रहे थे, चाहे वो वोल्टाइक सेल हो, चाहे वो डेनियल सेल हो, चाहे वो लैग्रांची सेल हो, ये सारे के सारे जो सेल थे ना, वो आपके जिसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते थे, जिसको हिंदी में हम विद्युत अवघट्ट कहते हैं, वो पूरा कैसा था? लिक्विड फॉर्म में था। कैसे फॉर्म में था दोस्तों? लिक्विड फॉर्म में। इसलिए हम उनको वेट सेल कहते हैं, मतलब गीले प्रकार के सेल। अभी हम जो यूज कर रहे हैं वो ड्राई सेल है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट पानी वाला यूज नहीं कर रहे हैं, पानी मतलब लिक्विड टाइप यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं ड्राई सेल। दोस्तों ड्राई सेल में सबसे ज्यादा पेपर में आने वाली जो इंपॉर्टेंट चीज है, मैं केवल वही डिस्कस कराऊंगा, है ना। और मरकरी सेल में भी हम लोग वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी सेल को, ड्राई सेल को हम कहते क्या है? कार्बन जिंक सेल कहते हैं इसको। इसको कौन सा सेल कहते हैं दोस्तों? कार्बन जिंक सेल। अब आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे, वीडियो में कमेंट करके ये बताएंगे कि पहला कार्बन जिंक सेल कौन सा था, जो कि मैंने जस्ट पहले थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें जिंक का एक पात्र होता है, मतलब जो वेजल होता है ना, वो जिंक का ही होता है, जो किसका काम करता है? कैथोड का काम करता है, ठीक है। एक तरीके से अगर हम देखा जाए तो मुझे लगता है आई थिंक ये भी एक तरीके का कार्बन
जिंक सेल है, क्योंकि इसका एनोड किसका बना होता है दोस्तों, इसका एनोड किसका बना होता है, कार्बन का। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य की अगर बात करें तो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये वाला पॉइंट है कि इसका जो इलेक्ट्रोलाइट है ना थोड़ा अलग तरीके का होता है, एक पेस्ट का टाइप का होता है। क्या होता है उसके अंदर, अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। पीओपी का फुल फॉर्म क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। ये तीनों को जब मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका इलेक्ट्रोलाइट, जो कि इसमें केमिकल रिएक्शन को कराने के काम आएगा और इसकी रासायनिक ऊर्जा को पैदा करेगा। विद्युत रासायनिक ऊर्जा से जब विद्युत ऊर्जा को पैदा करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोलाइट की। अब हम बात करते हैं पोलराइजेशन। अगर हमको इसमें पोलराइजेशन को खत्म करना है तो हमें किस मटेरियल का यूज करना है, पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि यूपीआरएनएल में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कार्बन जिंक सेल है या आपका जो ड्राई सेल है, अगर हम उसमें पोलराइजेशन को खत्म करेंगे तो हम किस मटेरियल का यूज करेंगे। उसमें 4 ऑप्शन दिए थे और बहुत ही गहराई में जाके ये क्वेश्चन पूछा था भाई, मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। जब इनको मिला देंगे किस रेशो में, MnO2 10, कार्बन 10 और अमोनियम क्लोराइड जो आपका वो 2 और जिंक क्लोराइड 1, जब हम इस रेशो में इनको, तो जो मटेरियल तैयार होता है वो हमारा पोलराइजेशन को खत्म कर देगा। अब हम बात करते हैं कि ये कितना वोल्टेज जनरेट करता है दोस्तों, ये 1.5 वोल्ट जनरेट करता है। कितना जनरेट करता है, 1.5 वोल्ट। अब हम बात करते हैं कि इसे हम पेंसिल सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पेंसिल सेल भी कहते हैं। दूसरा उपयोगी क्या है, सबसे पहले खिलौनों में, उसके बाद मल्टीमीटर में इसका यूज करते हैं, रिमोट में यूज करते हैं, वॉल वॉच मतलब जो दीवार घड़ियां हैं उसमें इसका उपयोग करते हैं, रेडियो में इसका उपयोग करते हैं और पोस्ट बॉक्स में इसका उपयोग करते हैं। अब आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे कि पोस्ट बॉक्स क्या होता है ना। ये तो आपने पढ़ लिया कि भाई पोस्ट बॉक्स में हम किसका यूज करते हैं, ड्राई सेल का यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कपड़े की थैली। दोस्तों इसमें एक कपड़े की थैली होती है जिसके अंदर मैग्नीज डाइऑक्साइड, कार्बन और अमोनियम क्लोराइड, इन तीनों का पेस्ट भरा होता है। ये पेस्ट जो है किस चीज को खत्म करता है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। ये बात समझ में आई। तो पेपर में जहां जहां से क्वेश्चंस डायरेक्टली पॉइंट आउट किए जाते हैं, मैंने उसी वे में इसकी थ्योरी को लिखा है, अननेसेसरी बातें नहीं लिखी। इसमें ऐसे पूछ लेगा कि भाई ड्राई सेल है, उसमें एक कपड़े की थैली में एक मटेरियल रखते हैं, बताइए वो मटेरियल क्या क्या होता है। भाई सबसे पहले उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, कार्बन होता है और अमोनियम क्लोराइड होता है। ये बात समझ में आई, क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसका उपयोग आपको समझ में आ गया, टॉयज में मल्टीमीटर और रिमोट कंट्रोल, वॉल वॉच, रेडियो एंड पोस्ट बॉक्स। अब हम बात करते हैं दूसरे सेल की जिसका नाम है मरकरी सेल। मरकरी सेल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हम पारे का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे दोस्तों, पारा। पारा क्या होता है, इसकी लिक्विड फॉर्म में होता है और ये कैसी होती है, लिक्विड मेटल का काम करती है। पारा कैसा काम करती है दोस्तों, लिक्विड मेटल का। चलो अब हम बात करते हैं, इसमें आगे जाते हैं। भाई अगर हम इस सेल की बात करें तो सबसे पहले मुझे उसका एनोड पता होना चाहिए। एनोड मर्क्यूरिक ऑक्साइड का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। इसके बाद हम बात करते हैं इसका कैथोड किसका बना होता है, जिंक का। कैथोड किसका बना होता है दोस्तों, जिंक का। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रोलाइट इसका किसमें बना होता है, KOH। इसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्टली आपसे कि भैया आपका मर्क्यूरिक सेल है, मरकरी सेल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट किसका बना होता है, अमोनियम क्लोराइड, H2SO4, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये चीज याद आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जो मरकरी सेल है ना, ये कितना वोल्टेज जनरेट करता है। ये 1.35 से लेके 1.40 इसका मैक्सिमम वोल्टेज जनरेशन है। इसमें पोलराइजेशन को अगर खत्म करना है तो हम मर्क्यूरिक ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं कि ये जो सेल है ना, पेपर में सबसे ज्यादा अगर हम देखेंगे तो ये दो क्वेश्चन सीधे सीधे टीओ में पूछ लिए गए। किसमें पूछ लिए गए दोस्तों, टीओ में। टीओ में डायरेक्टली आया था कि भाई ये बताओ कि मरकरी सेल है उसका डायमीटर कितना होता है, 2 mm, 1 mm, 3 mm, 4 mm। तो क्या आंसर आएगा इसका, 4 mm। मतलब 4 mm डायमीटर इसका होता है। दूसरा इसकी हाइट कितनी होती है, 2.5 mm इसकी लगभग हाइट होती है। 2.5 mm हाइट और 4 mm इसका क्या होता है, डायमीटर। अब हम बात करते हैं इसको कौन सा सेल कहते हैं। भाई इसको हम किस टाइप का सेल कहते हैं, ये पहला कार्बन जिंक सेल कहलाता है, लेकिन इसको हम बटन सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, बटन सेल कहते हैं। कहां कहां यूज होता है, ये उपयोग कहां कहां होता है। सबसे पहले तो हमारे हियरिंग एड, हियरिंग एड जैसे कि मान लो हमारे कान में जो लगाने वाली मशीन आती है ना, जिससे सुनाई कम पड़ता था, उसमें लगाने के लिए यूज करते हैं, हियरिंग एड है। या हेडफोन देख लो, ईयरफोन देख लो, इसमें सभी जगह ये यूज हो जाएगा। रिस्ट वॉच मतलब कलाई घड़ी है, वहां पे भी इसका उपयोग होता है। ठीक है। दूसरा पॉकेट कैलकुलेटर, जितने लोग कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, कैसियो कंपनी का कैलकुलेटर जो आता है, तो उस कैलकुलेटर में किसका उपयोग करते हैं भाई, उसमें हम किसका उपयोग करते हैं,
मरकरी सेल का। क्यों करते हैं? क्योंकि इसको हम क्या कहते हैं? बटन सेल कहते हैं। ये बात समझ में आई? छोटा सा गोल सेल होता है, आपने देखा होगा, स्टील की एक तरीके से देखा जाए तो स्टील टाइप में दिखाई देता है इसकी बॉडी। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? क्या ये बात समझ में आई? मुझे लगता है आज की क्लास में आपने लगभग ऑलमोस्ट 4 टाइप के सेल कवर कर लिए हैं। ठीक है ना? चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास जो सेल की लेने वाले हैं उसमें नए के नए सेल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।